मतलब अकाउंट कैसे बनाते हैं, फर्म के समापन में। यहाँ तो आएगी आपके सबसे पहले संपत्तियां, एसेट्स, सारी एसेट आपकी यहाँ आ जाएगी। चाहे गुडविल है, चाहे कुछ भी आप सब लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ आपके कैश नहीं आएगा। आप तो गुडविल यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ लिखोगे तो भी आपके ये पुराना में ही बटेगा और पुराने अनुपात में ही बटेगा, और यहाँ लिखो तो यही केवल कैश नहीं आएगा आपके। बाकी सारी संपत्ति आप यहाँ लिख सकते हो। अगर गुडविल यहाँ लिखो तो भी राइट है, वहां लिखो तो भी राइट है, वहां लिखोगे तो भी पुराना अनुपात में, यहाँ लिखो तो भी बाद में अनुपात में बटने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इधर आ जाएगा आपके ऑल लायबिलिटी, सभी संपत्ति आएगी, केवल कैश नहीं आएगा। कैश एंड चाहो तो बैंक, एक बात है, कैश बैंक। इसमें आपके ऑल लायबिलिटी आएगी। अब क्या क्या नहीं आएगा इसमें, एक तो आपके कैपिटल नहीं आएगा, एक आपके जनरल रिजर्व और एक आपके बैंक ओवरड्राफ्ट। जनरल रिजर्व पेमेंट जो भी समझ लो, यानी कि अवितरित लाभ, अवितरित लाभ यहाँ नहीं आएंगे, बस सब आपके यहाँ आएंगे। अब इनका बाकी जो लोन है सब लोन यहाँ लिख सकते हो, चाहे ए का लोन है, चाहे बी का लोन है, चाहे सी का लोन है, किसी का भी लोन है सब यहाँ लिख लो चलेगा। वैसे भी अगर मान लो चुकाना होगा तब वापस यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ सब लिखना है, केवल जनरल रिजर्व है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब पैसा माइनस में इसलिए खाता बन जाएगा आपकी। अगर इधर केस है तो टू बैलेंस बीटी, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बाय बैलेंस बीटी, क्योंकि कि बैंक में ये दो चीज होगी, या तो बैंक प्लस होगा या बैंक माइनस होगा, तो माइनस में इधर आ जाएगा आपकी। प्रोविजन वगैरह सब जो इधर जो चीज माइनस होती है वो चीज इधर आ जाएगी, वो एसेट पक्ष में होती है। यहाँ पे आता है लेस प्रोविजन, तो हम यहाँ लिख देंगे लेस। क्रेडिटर के लिए कोई लेस किया है तो इधर आ जाएगा संपत्ति पक्ष में। अब इसमें आपको इनको करना है भुगतान, पेमेंट करना है, पैसे प्राप्त करने हैं। या तो करेंगे प्राप्त राशि, या कौन ले जाएगा, इसे साझेदार ले जाएगा, इनके सब इधर होंगे। अब इसकी तो संपत्ति तो दो चीज होगी आपकी। अगर रोकड़ आ रहा है तो आएगा केस, केस में जो भी संपत्ति आ रही है उसको 10,000 बेची, 20,000 बेची लिखा हुआ है, या तो ये होगा, या होगा आपके बाय पार्टनर्स कैपिटल। अब कौन सा पार्टनर है, ए है तो एस कैपिटल, बी है तो बीस कैपिटल, सी है तो सीज कैपिटल। जो भी एसेट ले जाएगा वो यहाँ पर हम करेंगे। फिर जैसे इनका भुगतान इधर, और हर एक चीज दो बार ऐसे करनी है कि बाई कैश यहाँ आ गया है तो आप यहाँ आ जाएगा, आपके यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीटी, और इधर आ जाएगा बाई बैलेंस बीटी। वो कब आएगा, जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो। और अकाउंट कौन सा होगा, आपके बैंक का। फिर आपके आएगा यहाँ पर, ये बाई में है, यहाँ आ जाएगा आपके टू में, यहाँ लिख देंगे हम असेट्स जो हमने बेची वो वाले असेट जगह आएगा। इस अकाउंट का नाम, सामने वाले अकाउंट का नाम क्या नाम आएगा, रियलाइजेशन। एंट्री भी आती है, सवाल भी आता है आपके 2 नंबर का। संपत्ति थी आपके बैलेंस शीट में, संपत्ति थी आपके 80,000 की, जैसे मान लो थी मशीन, उसको बेचा 75,000 बेचा, तो एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री है, पैसा आया केस अकाउंट डीआर, उनका बेची फर्म के समापन पर, तो सिंपल लिखना है टू रियलाइजेशन। ये रहा केस अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, 75,000 लिखना सीधा, 75,000 75,000। अब वो 5,000 कहाँ गए हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्म बेच रहे हैं, अब लाभ हानि नहीं, सीधा आपको बेचना है, जो पैसा है वो आप उसे बांट रहे हैं, तो 5,000 को आपको ध्यान में नहीं रखना। अभी भी ऐसे कि 80,000 की चीज को 75 में बेच दिया, तो 75 रुपए की एंट्री करनी है और केस अकाउंट रियलाइजेशन करना है, और कुछ नहीं करना, सिंपल। और दो एंट्री करनी, दोनों कर सकते हो, इसकी एंट्री भी कर सकते हो। इसकी एंट्री करोगे क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स जो भी है ऐसे लिख सकते हो आप, रियलाइजेशन टू असेट्स। पूछे तो अब ऐसा पूछे राशि प्राप्ति की एंट्री एक एंट्री है, अब ऐसा पूछे कि राशि संपत्ति को ट्रांसफर करने और फिर उसे बेचने की एंट्री, तो ये यहाँ तो आएंगे 80,000 और यहाँ आएंगे आपको 75,000। 5,000 का है उनका ध्यान में आपको नहीं देना है उनका। वैसे भी अगर जो लाभ आने होगा या रिलायंस में ऑफिस में बढ़ जाएगा, तो हमें आपको ये एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है। 5,000 आपको सिंपल है, केस अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। अब इसका तो करेंगे इधर और इसके सब इधर, मतलब
जाना तो मेन चीज दो ही है, एक है क्रेडिटर और एक है बिल पेबल। यहाँ आएगा टू केस, इधर बाई केस, इधर टू केस। तो क्या क्या आएगा, एक तो आपका क्रेडिटर आएगा प्लस बिल पेबल आएगा प्लस आपके जो भी खर्चे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो आएगा। अब यहाँ बाई टू केस भी आ सकता है और पार्टनर्स कैपिटल भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक नाम आएगा, या ये आएगा या ये आएगा। अगर मान लो पार्टनर क्रेडिटर को ले जाए कि इस लेनदार से मैं चुका दूंगा तो उसका नाम लिख देंगे, तो फिर इधर आ जाएगा आपके लोग संपत्ति में यही है, या तो कैश में है तो यहाँ पर, और अगर पार्टनर ले गया है तो यहाँ आएगा रियलाइजेशन और वही आ जाएगी आपके असेट्स। लायबिलिटी नहीं है, अगर कैश है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और कॉस्ट में लिखता हूँ जो लायबिलिटी ले गए वो वाला, जो लायबिलिटी हम चुका दी पेमेंट कर दिया वो वाला। और अगर किसी पार्टनर ने ले गया तो इधर जाएगा बाय क्या नाम है रियलाइजेशन, जो भी खर्चा है या जो भी लायबिलिटी वो ले जाता है। तो मतलब कि कैश आए तो यहाँ पर, मतलब ये और यहाँ पर, और अगर आपके पार्टनर जाए तो यहाँ लिखेंगे नाम और यहाँ पर बाई में, यहाँ पर भी बाई होगा यहाँ पर भी बाई में। टू है तो या दोनों टू में, हर एक एंट्री दो बार, या तो यहाँ दोनों या फिर यहाँ दोनों, इन दोनों में, इधर बाई में इधर टू में, इधर टू में तो इधर बाई में, कहीं नहीं सकते हो। जो नाम देखना है कि कहाँ कौन ले जा रहा है। हाँ संपत्ति है वही संपत्ति। अगर मान लो कहते हैं कि 75,000 में एक्स में रख ली तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके एक्स टू रियलाइजेशन, रोकड़ भेज दी तो कैश टू रियलाइजेशन आएगा 75,000 और 5,000 का भी उनको ध्यान में आपको नहीं रखना। फिर इसमें जो भी लाभ आगे होता है बांट दो, प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ज्यादातर लॉस होता है, फायदा कम होता है, क्योंकि फर्म बेच रहे हैं तो कम ज्यादा में बेच देते हैं। तो ये आपके ए में, बी में और सी में अगर लाभ हो तो लाभ बांट देंगे, वो भी आपके पुराने अनुपात में। इधर है तो इधर बांट दो पार्टनर्स कैपिटल। ये लॉस हो रहा है तो ए में, बी में और सी में, यहाँ तीनों में बांट देंगे पुराने अनुपात एक में। लाभ हानि जो भी होगा पुराने अनुपात में पुराने पार्ट में बांट देंगे। लाभ हुआ है तो या टू है तो या क्या आ जाएगा आपके बाई में, ये आ जाएगा आपके क्या लिखेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन, और यहाँ आ जाएगा आपके प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो यहाँ आ जाएगा आपके रियलाइजेशन, ये आ जाएगा आपके लॉस। 2-3 क्वेश्चन करेगा तो इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं। पहला अकाउंट दिए है बंद करने के लिए भी, दूसरा अकाउंट इसको बंद करते हैं। इसको बंद करने से पहले क्या क्या चीज आएगी, पहले सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो आता है आपके बैलेंस बीडी, तीनों का बैलेंस बीडी। किसका बैलेंस यहाँ इधर आए तो इधर तो टू बैलेंस बीडी, उधर बीडी इधर बीडी, एक टाइम को बीडी होता है। अब बाकी का और क्या है चीजें, जो एक तो ये जनरेटर है, बाय P&L है, यही कुछ बटन या अदर कोई रिजर्व है और तो वो रिजर्व इसमें बांट देंगे। हाँ अगर किसी का लोन है यहाँ पर, जैसे लाइबिलिटी है यहाँ पर कोई लोन है किसी का तो यहाँ पेमेंट कर देंगे। जैसे मान लो ये कि वाइफ का लोन है यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ बांट देंगे, यहाँ लिख देंगे हम एज वाइफ लोन, एज वाइफ लोन है या ए खुद का लोन है, ऐसे बांट देंगे। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर फिर वापस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब कोई किसी का लोन खुद चुकाना चाहता है, लोन भी दे सकते हैं आप। जैसे बी का लोन बाकी रह गया है तो बी खुद का लोन खुद ही उसके खाते में ट्रांसफर कर दो, ऑटोमेटिक उसका बैलेंस बढ़ जाएगा और हमसे क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। जैसे ए ने कोई लोन दिया है उसके खाते में ट्रांसफर कर दो, तो मान लो उसके बैलेंस 20,000 है और लोन 10,000 का है तो 30 हो जाएगा उसके, तो हम क्या कर देंगे लास्ट में पेमेंट कर देंगे 30,000, 20 तो बैलेंस और 10 हो जाएगा उसका लोन का। यहीं से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको इधर लिखना पड़ेगा फिर इधर लिखना पड़ेगा, 2-3 बार एंट्री देनी पड़ेगी। इधर आपके कोई ड्राइंग आ जाए कुछ दिया हुआ हो तो ठीक है, ड्राइंग आती नहीं वैसे। फिर तीनों का जो बैलेंस है वो कहाँ भेज देंगे हम, इस अकाउंट में। उसके लिए क्या लिखेंगे हम, टू कैश, तीनों ये 2 में है तो यह आएगा आपके बाई पार्टनर्स कैपिटल, ए बी में और सी में, तीनों बांट देंगे। लास्ट में जब जोड़ करेंगे और ऐसे एंट्री आएगी इसमें मिक्स, सारी जोड़ करने के बाद ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस आपके बराबर हो जाएगा। बराबर है तो आपने क्या है बिल्कुल सही। फिर है आपके मेमोरियल बैलेंस शीट, ये कब बनाएंगे, तभी बनाते हैं
जब ऐसा लिखा हुआ है कि संपत्तियों से वसूली 1 लाख, ऐसा लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके 1 लाख के लिए दिया हुआ है। अब संपत्तियां कितने की दिया हुआ नहीं है, मतलब वसूली तो आती है आपके यहाँ पर पैसे कितने मिले, वसूली मतलब पैसे कितने मिले, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं। आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, संपत्तियां पहले कितने की थी, कितने रुपए प्राप्त हुआ, दोनों चीजें हो रही। ये इधर लिखेंगे वापस, इनको इधर लिखेंगे। हर एक चीज जो बेच रहा है तो इधर की होनी चाहिए। एक गुडविल के अलावा सब होती है, गुडविल बाई चांस एक्स्ट्रा बन जाए एकदम। गुडविल ऐसी चीज है लिखी हुई, हो भी सकती है, अदर्स है आ भी सकती है और नहीं। गुडविल के लिए गुडविल अलावा अदर कोई फिक्स एसेट्स है तो आप यहाँ पैसे जिसके ले रहे हैं उसका इधर पहले होना चाहिए जरूरी। यहाँ बैलेंस कितना है, अगर ये बैलेंस नहीं है उसके लिए बनाओ बैलेंस शीट, पुराने साल के पुराने खातों से बनाओ कि पुराना उनका ये वाला पुराना बैलेंस क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, ए की, बी की और सी की, ये वाले बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे। और अगर कोई क्रेडिटर है या बिल पेबल है वो भी लिख देंगे। या एसेट्स आ जाएगी आपके, केस आ जाएगा या अदर कोई आ जाएगी, कोई भी करंट एसेट। फिर बाद में और कोई अगर खाता है तो आ जाएगा, या पेंट आ जाएगा। और फिर भी अगर फिर पीछे बचा वो आ जाएगा आपके एसेट्स, अंतर की राशि आएगी। अब ये ज्यादातर तभी आएगा जब आपके सवाल में बैलेंस शीट नहीं होगी। बैलेंस नहीं है तो उन्हीं में से आपको संपत्ति और दायित्व के खर्चे ढूंढने, संपत्तियां कौन से दायित्व कौन से होगा आपको यहाँ लगाने हैं, और अंतर की राशि आपकी आ जाएगी एसेट्स। अब है आपकी रियलाइजेशन और डिवेल्स का अंतर क्या है। देखो रियलाइजेशन में तो हम लिखते हैं सभी संपत्ति और सभी दायित्व को, और उनका भुगतान और पेमेंट भी लिखते हैं। देखो इसमें तो सभी संपत्तियों को लिखते हैं, सभी संपत्तियों को मूल्य वृद्धि हुई है, यदि सब पूर्व कंप्लीट सभी संपत्तियां व दायित्व आएंगे। दायित्व एवं उनके क्या आते हैं, भुगतान, ये भी आते हैं, भुगतान व प्राप्ति दोनों ये भी आती है। उसमें क्या आती है, केवल इसमें केवल संपत्तियों में वृद्धि या कमी, वृद्धि हुई है या कमी हुई है तो ही आएगी। संपत्ति ले लो या कह सकते हो आप दायित्व, दोनों में केवल वृद्धि या कमी होते ही आते हैं। जैसे 80 का था कितना हो गया, 75 हो गया, तो जो 5 अंतर वो अंतर आएगा। यहाँ पर आप कितने का था, कितने बेच दिया वो आता है, और यहाँ पर आपकी रीवैल्यूएशन कितना किया वो आएगा, रीवैल्यूएशन। ये अब अगर पूरे समय कब बनाते हैं, ये तो बनाते हैं आपके क्या नाम है, फर्म के समापन पर, और ये बनाते हैं साझेदारी के समापन पर। साझेदारी का समापन है या साल का समापन है, मतलब कोई नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर जा रहा है, या किसी मृत्यु हो जाए, कैसे भी आए कैसे भी जाए। जैसे आपके तीसरे पार्ट में भी ये हमने बनाया था, दूसरे पार्ट में भी हमने बनाया था रिवैल्यूएशन, तो ये साझेदारी के समापन में भी आता है, मतलब कोई प्रवेश में भी आता है और जाने में भी आता है। फिर और यानी कि इसका जो लाभ इसमें और क्या है, इसमें देखो इसमें वसूली व्यय भी होता है, इसमें वसूली व्यय नहीं होता। इसमें आपके जैसे क्या नाम है, रिवन क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन व्यय नहीं होता। मतलब कि संपत्तियों को वापस आंकना, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। लेकिन संपत्तियों को बेचने से जो पैसा आता है, बेचने से भी आप खर्चा करना पड़ता है पहले, फिर बिकेगी। कि मान लो किसी को बिल्डिंग बेचनी है, आपको पहले कमीशन चुकाना पड़ता है, या आपको इख्तियार देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि हमारी संपत्तियां बिक रही है, आप ले लो, खरीद लो। तो ये सब चीजों के लिए क्या लगता है, आपको वसूली व्यय लगता है एक्स्ट्रा, इसमें आगे व्यय नहीं लगता है। और भी है अंतर, और इसमें लिख दो और कोई जो अंतर हो बढ़िया। फिर है आपके वह हो गया इसमें अनिवार्यता, ये है आपके अनिवार्य, ये बना अनिवार्य और ये अनिवार्य नहीं। आप फर्म में परिवर्तित होने पर पुनर्बनान खाता बिना ही लाभ हानि या समायोजन किया जा सकता है। इसमें आप चाहो जैसे अनिवार्य नहीं, आपकी इच्छा पर है, बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो ठीक। ऐसे क्या होगा, उसको बनाने से भी क्या मालूम पड़ेगा। रिवैल्यूएशन पहले मेरी संपत्ति थी 80,000 की, अब हो गई 1 लाख की, तो क्या करें, 1 लाख हो गई तो फर्म में उसको फर्क नहीं पड़ा। आप खुद ही अपने आप वैल्यू कर रहे हो
और फिर अपना खुद ही लाभ बांट रहे हो, ये वो जरूरी नहीं है। आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अब पहले ये कितने का था, ये कलर कितने का था, ये पेन कितने का था, अब कितना हो गया रेट। अब मुझे पहले ये पेन लेके आया था तो 10 रुपए का था, अब इसकी वैल्यू 8 रुपए हो गई। 2 रुपए मुझे अभी 2 रुपए नुकसान हो गया। तो आपने खर्च किया था, नुकसान हुआ। तो वो वैल्यू ज्यादा काम की नहीं। अब माल नुकसान हो गया, ऐसे दोनों एक एक रुपये खर्च करो, जो पार्टनर है उसमें ज्यादा नहीं। आप जब बेच रहे हो तो बेचने से जो लाभ आने होता है उसका फर्क पड़ता है उसको। इसके लिए आपको ये जरूरी है बनाना। पुनः मूल्यांकन को जरूरी नहीं है, ये खर्चा भी नहीं होता है इसमें। ऐसे ही मन से ही संपत्तियों का मूल्य बढ़ाना घटाना या भाव देकर उस ऑटोमेटिक बढ़ाना घटाना, मूल्य लगाना, ये सब आपके रिवैल्यूएशन है। इसमें आपके ये खाता बनाना कोई जरूरी नहीं, आपकी इच्छा से आप बनाओ चाहो तो बना लो, अनिवार्यता नहीं है इसमें। इसमें लेखा प्रावधान वही है, इसमें पूंजी संचय अवितरित लाभ और ऋणों को छोड़कर अन्य सभी दायित्व इसमें आते हैं। और साझेदार के ऋण नहीं आते, साझेदार के ऋण नहीं आते, एक तो पार्टनर्स लोन नहीं आते। बाकी अदर्स को लोन हो तो आ जाएगा, पार्टनर्स लोन नहीं आएगा। पार्टनर लोन के खाते में ही ट्रांसफर करना है आप चाहो उसके लिए खाते बना दो एक्स्ट्रा तो भी चलेगा। जैसे ए का खाता है वाइफ लोन, या ए का वाइफ लोन तो यहाँ आ जाएगा, तो खुद पर्सनल लोन है वो नहीं आएंगे, शायद खुद के लोन नहीं आएंगे। अकाउंट बनाया हुआ है आपके देखो पीछे, इसमें लोग संपत्तियों में दे रखा है बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, मोटर कार, अदर एसेट्स, लेकिन क्या नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। इधर क्रेडिट बिल पेबल बैंक लोन आता है, अदर्स आएंगे। बाकी तो वही है सेम, क्वेश्चन कराएंगे तो इजी हो जाए।